हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी लेक्चर्स। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड काइनेटोकोर के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि मेनली इन्वॉल्व भी होता है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की प्रोसेस में। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होना और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना। ठीक है, उससे हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले मैं सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगा कि इस लेक्चर में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे काइनेटोकोर है क्या। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन पे। क्यों? क्योंकि अगर हमें काइनेटोकोर का एक वाइड स्ट्रक्चर समझना है, उसका फंक्शन समझना है, तो सबसे पहले हमें क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को समझना जरूरी है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटोकोर है क्या, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेंगे। तो अगर जैसे कभी आप क्रोमोसोम का जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये जैसे एक क्रोमोसोम का टिपिकल डायग्राम है। ठीक है, तो जैसे कि ये रहा इसका सेंड रीजन, यानी कि एक सेंट्रोमेरिक रीजन, और ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स ये अटैच होते हैं काइनेसिन प्रोटीन्स की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? काइनेटिन प्रोटीन की हेल्प से। तो काइनेटोकोर क्या है उससे समझते हैं। काइनेटोकोर एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन होता है सेंड रीजन के ही अराउंड। ठीक है, सेंड रीजन से अटैच होकर ही इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो काइनेटोकोर जो रीजन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये मेनली अटैच होता है विद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से। ओके, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से ये जो काइनेटोकोर है ये मेनली अटैच होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, वो ये है कि जब ये मेनली काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो गया, ठीक है, और जब इस माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन होगा तब जो फोर्स जनरेट होता है वो इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वल होके, ठीक है, इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में प्रेजेंट हो सके, दोनों डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर का ओवरव्यू था। ठीक है, कि क्या होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मेशन सेंट्रोमियर रीजन के अराउंड होता है, और ये मेनली काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक डायग्राम लेंगे इसे समझने के लिए। तो जैसे कि ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है, बोथ पोल्स में जब सेल डिवीजन होता है तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन जब होता है तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि मेनली अटैच होती है क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उससे अटैच होती है, इन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसका फंक्शन यही होता है, जो काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो मेनली अटैच होगा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि हेल्प करेंगे क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का एक बेसिक ओवरव्यू देखने के लिए कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन क्या है। ठीक है, उसे हम समझते हैं। तो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम का यहाँ पे फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम आएंगे टॉपिक पर, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन क्या है। ठीक है, तो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट होने, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है इसका हाफली डिवाइड होके इसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो अगर दोनों अगर अलग अलग पोल डिफरेंट पोल पर ट्रांसमिट होना है, उन्हें ट्रांसफर होना है, इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना है हमें, तो इसके लिए तीन बेसिक प्रोसेस होती है। पहले या आप कह सकते हो तीन बेसिक नीड होती है, वो क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी बेसिक नीड है वो ये है कि हमें एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिससे कि वो माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट अटैच हो सके क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली हमारी नीड क्या है कि हमें एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चाहिए जिससे कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो सके। ठीक है, और दूसरी नेसेसिटी ये है कि हमें एक ऐसा रीजन चाहिए क्रोमोसोम में, ऐसा एक रीजन चाहिए जहां पर कि उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली हो सके। ठीक है, तो वो है सेन रीजन, और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है काइनेटोकोर। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पर जो सबसे बेसिक जो नेसेसिटी है वो ये है कि एक ऐसा फोर्स जो कि इस क्रोमोसोम जो सेग्रीगेट हुआ है, ठीक है, बीच से जब ये डिटैच होगा तो एक ऐसा फोर्स जो कि इस क्रोमेटिड को अपोजिट पोल की तरफ ले जा सके। ठीक है, हमारी तीन बेसिक नेसेसिटी हैं क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के अंडर में। पहली क्या कि एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिससे कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो सके, और एक ऐसा रीजन जहां पर कि उस माइक्रोट्यूब्यूल
जहां पर कि उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो वो रीजन हो गया हमारा सेंट्रोमेरिक रीजन, जहां पर कि एक ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली होगी जो कि जाके किससे, माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होगा, ठीक है। तो नेसेसिटी तो ये हुई हमारी। और जो तीसरी नेसेसिटी है, ऐसा फोर्स जो कि इस क्रोमोसोम को या इस क्रोमेटिड को जो कि डिटैच हो चुका है, ठीक है, उसको अपोजिट पोल्स पर ले जा सके, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो कि इस जो डिटैच क्रोमोसोम है उसको अपोजिट पोल पर ले जा सके, ठीक है। हमारी तीन बेसिक नेसेसिटी है। तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को समझने के लिए बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप कह सकते हो अब तक का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन समझने के लिए, ठीक है। वो क्या है, वो है R1 प्लाज्मेट पार्टीशन सिस्टम, R1 प्लाज्मेट पार्टीशन सिस्टम इन ई कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। एस्केरिकिया कोलाई में कार्बन प्लाज्मेट होता है, ठीक है। उसका जो पार्टीशन यानी कि जब उसकी दोनों कॉपी बन जाती हैं, ठीक है, R1 प्लाज्मेट की, जब ये रेप्लिकेट होता है, इसकी जो कॉपी बन गई, ठीक है, अब इनको सेग्रीगेट करना है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक एस्केरिकिया कोलाई सेल है, ठीक है, इसने अपनी दोनों कॉपीज बना ली, अपने जो प्लाज्मेट है इसको रेप्लिकेट कर लिया। अब होगा क्या कि ये जो प्लाज्मेट हैं, जब ये डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होंगी इससे, दोनों डॉटर सेल्स, तो दोनों में इक्वली जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक एक कॉपी R1 प्लाज्मेट की दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है, उसी पर ये R1 पार्टीशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है। तो इसमें जैसे कि हमने अभी अपनी तीन बेसिक नीड्स की बात की, ठीक है। एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि उस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में हेल्प करे, और एक ऐसा स्पेसिफाइड सीक्वेंस, एक ऐसा स्पेसिफाइड डीएनए सीक्वेंस जहां पर उस कॉम्प्लेक्स की असेंबली हो सके। और जो तीसरी बेसिक नेसेसिटी, एक फोर्स जो कि ऐसे ये जो मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको डिवाइड कर सके, ठीक है, इसको दोनों पोल्स की तरफ ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमारी तीन बेसिक नीड हैं, इनके लिए इस पार्टीशन सिस्टम में तीन चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहली जो आती है वो है पारसी। पारसी क्या है, पारसी एक 166 बेस पेयर स्पेसिफाइड डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमें पहली बेसिक नीड तो मिल गई, पारसी हो गया, ठीक है, ये स्पेसिफाइड सीक्वेंस। और ये दूसरी जो हमारी नेसेसिटी होती है कि क्या एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चाहिए जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स के साथ अटैच हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का काम करता है यहाँ पे पार आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है पार आर, ये उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फंक्शन करती है, ठीक है। तो अब तीसरी बेसिक नीड हमारी क्या है, फोर्स को जनरेट करना, जिससे कि ये दोनों कॉपीज अपने अपने पोल पर ट्रांसफर हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कि बोला जाता है पार एम। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन करना, किनका, माइक्रोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अब हम इस पार्टीशन सिस्टम को समझते हैं थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि यहां पर एक कॉपी ये रही R1 प्लाज्मेट की, और दूसरी कॉपी R1 प्लाज्मेट की ये है, ठीक है। दोनों कॉपी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसमें एक डीएनए सीक्वेंस मिलता है, ठीक है, जिससे कि बोला जाता है पारसी, ठीक है, जिससे कि बोला जाता है पारसी डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। वो फाइंड हो गया, दोनों प्लाज्मेट्स में ये प्रेजेंट होगा पारसी। और इस पे जैसे कि काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही इसमें एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कि बोला जाता है पार आर, ठीक है, जिससे कि बोला जाता है पार आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की भी असेंबली होगी। अब हमें चाहिए क्या, फोर्स। तो यहाँ पर पार एम प्रोटीन करती क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स इससे अटैच होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो काइनेटोकोर या आप कह सकते हैं ये जो पार आर कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसका मेन फंक्शन ये है कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट से अटैच होना, ठीक है। तो जब ये पार एम प्रोटीन जो है माइक्रोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करती है, और वो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो जाके पार आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से अटैच होते हैं, ठीक है। अब हमारी दो तो बेसिक नीड पूरी हो गई, ठीक है, हमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी मिल गया और वो डीएनए सीक्वेंस भी मिल गया, ठीक है। बट जब तक वो फोर्स जनरेट होगा नहीं जिससे कि ये दोनों कॉपीज अपने अपने पोल की तरफ ट्रांसफर हो सके, तब तक क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्स जनरेट कैसे होगा, ये फोर्स जनरेट होगा पॉलीमराइजेशन से, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से।
बेसिकली आप कह सकते हो जो माइक्रोफिलामेंट से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत सारे पॉलीमर्स से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स जो कि पार आर या उस काइनेटोकोर से अटैच है, ठीक है, पार आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से अटैच है। तो ये होगा क्या, जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि जैसे इस चीज को ऐसे समझे एक एग्जांपल से, इस चीज को एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। कैसे, ये रही पार एम प्रोटीन, यानी कि ये माइक्रोफिलामेंट्स है, ठीक है, जो कि पार एम प्रोटीन से फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। और यहां सपोज करो कि ये काइनेटोकोर है, ठीक है, या पार आर है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, कि जैसे कि ये सपोज करो ये एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसमें दूसरा पॉलीमर भी अटैच होना है, ठीक है, इसमें दूसरा पॉलीमर अटैच होना है, तो क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। अगर हमें दूसरा पॉलीमर अटैच करना है, जैसे कि सपोज करो कि ये जो है ये बेसिकली ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये काइनेटोकोर है, ठीक है, ये पार आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पे जैसे कि और भी पॉलीमर्स जुड़ेंगे, इसके और भी पॉलीमर्स, तो होगा क्या, एक फोर्स जनरेट होगा, यानी कि ये जो पॉलीमर्स हैं अगर इनको यहाँ पे बनना है, ठीक है, इनको यहाँ पे अटैच होना है, एक ऐसा फोर्स जनरेट होगा जो कि इस पॉलीमर को थोड़ा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, थोड़ा ट्रांसफर करेगा, जिससे कि इस पॉलीमर की यहाँ पे असेंबली हो सके। तो ऐसे ऐसे ही जब और यहाँ पे एक और पॉलीमर अटैच होगा तो एक और फोर्स जनरेट होगा, जिससे कि अपोजिट पोल की तरफ गए, ठीक है, और पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये और दूरी में गए, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि ये जो दोनों कॉपीज हैं ये जा कहां रही हैं, अपने अपने पोल्स की तरफ जा रही है ना। तो ऐसा ही इसी में भी हो रहा है, ठीक है। ये जो सपोज करो कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है, जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, इसमें और भी पॉलीमर अटैच होने हैं, तो एक ऐसा फोर्स जनरेट होगा जिससे कि यहाँ पे कुछ स्पेस हो सके और वहां पे उन पॉलीमर्स की असेंबली हो सके, ठीक है। तो इसी फोर्स के चलते ये जो दोनों कॉपीज हैं ये अपने अपने पोल की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। ये बेसिक होता है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक स्पेसिफाइड रीजन चाहिए हमें, उस पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली चाहिए जो कि उस माइक्रोफिलामेंट से माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो सके। और तीसरी हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है, वो ये है कि एक ऐसा फोर्स जो कि इन दोनों कॉपीज को अपने अपने पोल की तरफ ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो अभी हमने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझ लिया है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को समझा, अब हम चलते हैं काइनेटोकोर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम एक क्रोमोसोम ड्रॉ करेंगे। ये रहा क्रोमोसोम, हमें समझना है काइनेटोकोर को, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी असेंबली कैसे होती है काइनेटोकोर की, ठीक है। काइनेटोकोर का हमें समझना है, ये इस लेक्चर का मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटोकोर एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि क्रोमोसोम के एक स्पेसिफाइड रीजन पे ही फॉर्म्ड होगा, उस पे ही असेंबल्ड होगा और ये माइक्रोट्यूब्यूल से जाके कनेक्ट होगा। और जब उस माइक्रोट्यूब्यूल के डीपॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जो फोर्स जनरेट होगा वो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को बेसिक में लेके हम समझते हैं काइनेटोकोर को, ठीक है। तो काइनेटोकोर हमें पता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी असेंबली कहां पे होगी, इसकी असेंबली कहां पर होगी, इसकी असेंबली होती है सेल रीजन पे, सेंट्रोमियर रीजन पे। और सेल जो है इस रीजन को आइडेंटिफाइड कैसे करती है, यानी कि उसे कैसे पता चलेगा कि क्रोमोसोम के इसी रीजन पर हमें काइनेटोकोर की असेंबली करनी है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रोमियर रीजन होता है। अब सेंट्रोमियर रीजन को भी आइडेंटिफाइड करने के लिए कुछ रीमार्कर्स होते होंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या ऐसे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती होंगी इस रीजन में, जिसके बेस पर सेंट्रोमियर जो रीजन है इसको आइडेंटिफाइड किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर यस है। इसमें ये जो सेंट्रोमियर रीजन होता है इसमें काफी सारी प्रोटीन्स जो प्रेजेंट रहती हैं, उनमें से मेन होती है सेंट्रोमियर प्रोटीन ए, सेंट्रोमियर प्रोटीन ए। और इसके साथ एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसी में पाया जाता है, वो होता है सेंट्रोमियर प्रोटीन TWSX, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर रीजन पे। और इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स को एज अ बेस रख के ये आइडेंटिफाइड किया जाता है
कि ये रीजन सेंट्रोमियर रीजन है या नहीं, ठीक है। और जब ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि हाँ यही सेंट्रोमियर रीजन है, तो वहां पे फिर होती है काइनेटोकोर की असेंबली। एक और बात की जैसे कि बहुत ही ज्यादा ये चीजें होती है कि जो अल्फा सैटेलाइट जो डीएनए है, ठीक है, अल्फा सैटेलाइट जो डीएनए है वो होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि जो सेंट्रोमियर रीजन है वहां पर मेनली अल्फा सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है, बट जो अल्फा सैटेलाइट जो डीएनए है वो एक रीमार्कर के जैसे फंक्शन नहीं करते, यानी कि इसको एज अ बेस रख के हम उस रीजन को ये नहीं बोल सकते कि वो सेंट्रोमियर रीजन ही है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि जहां पर भी क्रोमोसोम में अल्फा सैटेलाइट डीएनए हो वो सेंट्रोमियरिक रीजन भी हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, बल्कि सेंट्रोमियर जो रीजन है उसके लिए रीमार्कर का काम करते हैं सेंट्रोमियर प्रोटीन ए और सेंट्रोमियर प्रोटीन TWSX जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एज अ रीमार्कर वर्क करते हैं अगर हमें सेंट्रोमियरिक रीजन को आइडेंटिफाइड करना है, ठीक है। और एक और बात की, ये जो सेंट्रोमियर जो रीजन होता है ये सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, और जो नाइट्रोजन बेसिस का जो रिपीट होता है वो भी सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो सैकेरोमाइसिस जो सेरेविसी जो यीस्ट है, ठीक है, उसमें 125 बीपीज का सेंट्रोमियर रीजन होता है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें तो बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है, यानी कि उसमें होता है 3 to 5 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन का जो सेंट्रोमियर रीजन है उसमें 3 to 5 मिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज करो कि ये जो सेंट्रोमियर जो रीजन है ये आइडेंटिफाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगी किसकी, काइनेटोकोर की असेंबली, और इसी चीज को हमें समझना भी है, ठीक है। यानी कि जो काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहती हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, उसको समझते हैं हम। काइनेटोकोर के स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। तो इसको मैं अरेंज करता हूं। तो देखो उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम एक क्रोमोसोम को यहाँ पे लें फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले होगा क्या, सपोज करो कि यहाँ पे दोनों साइड सिस्टर काइनेटोकोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे पोल नंबर 1 है और ये यहाँ पे पोल नंबर 2 है, ठीक है। बट अगर ये जो काइनेटोकोर है ये सिर्फ एक काइनेटोकोर एक ही पोल के साथ अटैच हो तो इस सिचुएशन को कहते हैं मोनो ओरिएंटेशन सिचुएशन, ओके, मोनो ओरिएंटेशन सिचुएशन। और अगर दोनों सिस्टर काइनेटोकोर अपने अपने पोल पर अटैच हों ऐसे, ठीक है, अपने अपने अपोजिट पोल पर, एक जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं बाई ओरिएंटेड, ओके, बाई ओरिएंटेड पोजीशन बोलते हैं हम उसे, ठीक है। और अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि एक ही काइनेटोकोर दोनों पोल के साथ भी अटैच हो तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मीरोटैलिक, ठीक है, इस सिचुएशन को बोला जाता है मीरोटैलिक। और अगर कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि दोनों सिस्टर काइनेटोकोर एक ही पोल पर अटैच हों तो उसे बोलते हैं हम सिंटैलिक, ओके। ये 4 पोजीशन होती हैं। क्या, अगर एक काइनेटोकोर एक पोल से अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे मोनो ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर दोनों सिस्टर काइनेटोकोर अपने अपने पोल से अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे बाई ओरिएंटेड, ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसा हो कि एक ही काइनेटोकोर दोनों पोल्स के साथ अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं मीरोटैलिक। और अगर कहीं ऐसा हो कि दोनों काइनेटोकोर एक ही पोल के साथ अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं सिंटैलिक, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट सेंट्रोमियर को एज एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ना कि रीजियोनल सेंट्रोमियर। और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक ऐसा सेंट्रोमियर जिसपे कि एक ऐसे काइनेटोकोर की असेंबली हो जो कि सिर्फ एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझो, यहाँ पे अगर ये सेंट्रोमियर रीजन है, यहाँ पे काइनेटोकोर की असेंबली हुई है, ठीक है। बट अगर ये जो काइनेटोकोर है ये अगर एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो सके तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट सेंट्रोमियर। बट अगर कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स के केस में देखा जाता है, और वहां पे ये होता है कि ये जो काइनेटोकोर है
ये 40 to 50 माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में जो सेंट्रोमियर होता है उससे हम बोलते हैं रेजियोनल सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अब हम उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं फाइनली, बहुत सारी चीजें बताएं, ठीक है। तो अब उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं फाइनली। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ, इतना पोर्शन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। कैसे? यहाँ पे सेंट्रोमियर एक रीजन को दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद और ये जो काइनेटोकोर, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं, वो कैसे अरेंज्ड होती हैं उसके बारे में समझेंगे। और यहीं पे माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे अटैच होती है उसको समझेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, उससे हम समझने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काइनेटोकोर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ किए ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा एक काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर, एक बेसिक ओवरव्यू। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेंट्रोमेयर डीएनए जो रीजन होता है जहां पर की काइनेटोकोर की असेंबली होनी होती है, सबसे पहली लेयर तो यही है, ठीक है। ये जो सेंट्रोमेयर का रीजन है, ठीक है। और दूसरी लेयर होती है इनर काइनेटोकोर की, उसके बाद जो है आउटर काइनेटोकोर की असेंबली होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ काइनेटोकोर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो काइनेटोकोर है वो बेसिकली हमेशा ऐसी असेंबली नहीं होती उसकी, ठीक है। क्यों? जैसे ही जो सेल है वो डिवीजन के अंडर में जाती है, ठीक है। जैसे ही उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है वैसे ही आउटर काइनेटोकोर के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स आती हैं उनकी असेंबली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही माइटोटिक जो डिवीजन है वो एग्जिट करती है, जैसे उसका एंड होने वाला होता है डिवीजन का, वैसे ये डिसअसेंबल भी हो जाती हैं ये जो प्रोटीन्स हैं किसकी? आउटर काइनेटोकोर लेयर की। और ये जो इनर काइनेटोकोर लेयर है इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, आप कह सकते हो सेंट्रो कॉन्स्टिट्यूटिव सेंट्रोमेरिक जो एसोसिएटेड नेटवर्क है उसके अंदर जो प्रोटीन्स रहती हैं वो एवरी टाइम ही ऐसी ही रहती है, ठीक है। वो हमेशा ऐसी असेंबल्ड होती हैं। बट जो आउटर काइनेटोकोर लेयर में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही, आप कह सकते हो, एक तरीके से मोटाइल होती है, ठीक है। वो हमेशा ऐसी ही असेंबली नहीं होती, उसकी जो असेंबली है वो डिवीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जो काइनेटोकोर प्रोटीन्स की जो असेंबली है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले सेंट्रोमियर प्रोटीन ए पर असेंबली रहती है सेंट्रोमियर प्रोटीन एन और सेंट्रोमियर प्रोटीन सी की, जो कि अटैच रहती हैं मिस 12 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न है वहां पर इसी के साथ साथ सेंट्रोमियर प्रोटीन ए के साथ साथ सेंट्रोमियर रीजन में सेंट्रोमियर प्रोटीन TWSX प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है, जिसका कि जब तक फॉस्फोराइलेशन नहीं हो जाता तब तक ये NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका जो फॉस्फोराइलेशन है वो होता है CDK से, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बहुत ही ज्यादा टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइक्लिन डिपेंडेंट 1, साइक्लिन डिपेंडेंट 2। और ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट 1 की अगर हम बात करें काइनेज की, तो ये जो रेगुलेशन करता है, ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सेल साइकिल रेगुलेशन में होता है। और तब जब इसका लेक्चर आएगा तब हम बहुत ही इसका एक डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इसको एलेबोरेट किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेज 1 होता है वो रेगुलेट करता है G2 फेज को M1 फेज में जब ये ट्रांसफर होती है, G2 फेज M फेज में जब ट्रांसफर होती है उसका रेगुलेशन करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। और G1 फेज का जो ट्रांसफर S फेज में होता है जब तो उसका जो रेगुलेशन है वो करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 एंजाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर प्रोटीन TWSX जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे बहुत ही अंदर जाके, ठीक है, इसकी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की, उसकी तभी बात करेंगे जब इसका लेक्चर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, दूसरे पैटर्न में साइक्लिन सेंट्रोमियर एक प्रोटीन TWSX जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ CDK, और इसके बाद तभी ये जो NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है तब जाके अटैच होता है। ठीक है, और अगर हम एक बेसिक सी क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेल साइकिल के किस फेज में NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली स्टार्ट होती है, क्योंकि हमेशा ये प्रोटीन्स आउटर काइनेटोकोर है, ये जो लेयर है इस पे हमेशा प्रोटीन की असेंबली तो रहती नहीं है ना, जब जैसे ये सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ इनकी असेंबली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसकी असेंबली होती है प्रोफेज, ये जो सेल साइकिल की फेज होती है इस फेज में NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की असेंबली होती है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है NDC 80 डायरेक्टली अटैच करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में। ठीक है, ये जो NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यही माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ असेंबली करता है। और यहाँ पे ये जो SKA1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि जब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन होता है तो कहीं ये डीअसेंबल ना हो जाए NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, इसीलिए SKA1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमेशा ही अटैच होता है। ठीक है, और ये मेनली ह्यूमंस के केस में होता है SKA1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अगर हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या यीस्ट की बात करें तो वहां पे DAM1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, DAM1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और SK1 का जो फुल फॉर्म है वो होता है स्पिंडल एंड काइनेटोकोर एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये प्रेजेंट होता है जिससे, और ये हेल्प करता है डीअसेंबल ना होने में। ठीक है, जिससे कि जब डीपॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का तब कहीं ये NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इससे डीअसेंबल ना हो जाए, इसीलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कौन कौन सी प्रोटीन जो है अटैच होती है एक दूसरे से, उसकी बात की यहाँ पे हमने। और ये सभी डिवाइड होती है इनर काइनेटोकोर लेयर में, आउटर काइनेटोकोर लेयर में। और एक और यहाँ पे बोल देते हैं एक नेटवर्क के बारे में, KMN नेटवर्क। ठीक है, KMN नेटवर्क वो क्या है, K से रेफर होती है KNL काइनेटोकोर नल प्रोटीन। ठीक है, काइनेटोकोर नल प्रोटीन। K से रेफर होती है KNL1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। M से रेफर करता है ये MIS12 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, और N से रेफर्ड होता है यहाँ पे NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन तीनों को ज्वाइंट में बोल दिया जाता है KMN नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली एक असेंबली होती है काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की। इस प्रकार से जो प्रोटीन है वो अरेंज्ड रहती हैं। ठीक है, और ये जो है NDC 80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच रहता है। ठीक है, और एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट रहती है अरोरा बी काइनेज, जिसका फंक्शन होता है काइनेटोकोर और माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, मेनली। और ये जो रेगुलेशन है ये NDC 80 कॉम्प्लेक्स, KNL1 कॉम्प्लेक्स और MIS12 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोराइलेशन करके ही इसका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, और इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होने वाला है कि कैसे अरोरा बी काइनेज काइनेटोकोर और माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है उसका रेगुलेशन करती है। ठीक है, उसी के बारे में हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होने वाला है जो कि कल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर का। तो देखो हमने यहाँ पे दो बेसिक नीड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए कंप्लीट की है। पहली तो हमने सेंट्रोमियर एक रीजन जो कि हमें नीडेड था, स्पेसिफाइड रीजन, उसकी बात की। दूसरी हमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की भी बात कर ली, काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे हमने बात कर ली, कैसे प्रोटीन उसमें अटैच रहती हैं, कैसे वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच रहती है। तो अब जो हमारी जो तीसरी नीड है वो है एक ऐसे फोर्स की जो कि दोनों क्रोमेटिड्स को
जो क्रोमोसोम की जो हाफ पार्ट है उनको अपने अपने पोल की तरफ ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम फोर्स की बात करें तो वो मिलता है हमें डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, तो सपोज करो कि ये काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, ये एक बेसिकली अटैच है यहाँ पे, और जैसे ही इस माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि इसके जो पॉलीमर्स, और ये जो डीपॉलीमराइजेशन है ये प्लस एंड पर होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर, और प्लस एंड ही काइनेटोकोर से अटैच होता है। और इसका जो माइनस एंड होता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का, वो बेसिकली सेंट्रियोल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पोल पर कनेक्टेड होता है, और जो प्लस एंड है वो काइनेटोकोर से असेंबल होता है। ठीक है, इसके साथ अटैच होता है। तो प्लस एंड पर जब डीपॉलीमराइजेशन होगा तो होता क्या है कि डीपॉलीमराइजेशन होने के कारण ये जो इसके पॉलीमर्स हैं वो टूटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, और वैसे ही ये जो काइनेटोकोर है ये जो काइनेटोकोर है इसकी मूवमेंट अपोजिट होती है। ठीक है, इस पोल की तरफ होने लगती है। कैसे? जैसे ही ये जो है डीअसेंबल होगा, इसका डीपॉलीमराइजेशन होगा, तो इसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से काइनेटोकोर उस पोल की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, बट इसमें एक चांस आता है कि ये कहीं डीअसेंबल ना हो जाए, यानी कि जब इसका डीपॉलीमराइजेशन होता है प्लस एंड पर माइक्रोट्यूब्यूल का, तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं डेंजर आ सकता है कि क्या ये जो काइनेटोकोर है ये इससे डीअसेंबल ना हो जाए। तो इसके लिए प्रेजेंट होता है, जैसे कि अभी हमने बात की, SKA1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कौन सा? स्पिंडल एंड काइनेटोकोर एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो अटैच होता है, जिसकी वजह से ये जो है हमेशा बाइंड ही रहता है जब तक कि ये अपने पोल पर ट्रांसफर ना हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, तो इसके जब प्लस एंड पर डीपॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर, तो इससे फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से काइनेटोकोर क्रोमेटिड को साथ में लेते हुए उस जो पोल है वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कैसे होती है प्रोसेस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की। ठीक है, और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को हमने काइनेटोकोर को ही बेसिक पर रखकर समझा है। ठीक है, उसके काइनेटोकोर के ही बारे में हमने ओवरव्यू एक अब्रॉड जो स्टडी की है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेल में स्टडी की है उस काइनेटोकोर को बेस में रखते हुए, और यहाँ पे बात की गई कि कैसे काइनेटोकोर असेंबल्ड होता है, उसमें कैसे प्रोटीन से इन्वॉल्व होती है उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे। मैं ट्राई करूंगा कि कल लेक्चर आ जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।